ये इत्तेफाक नहीं है कि भारत ने ओलंपिक में अब तक के सबसे ज्यादा पदक जीते या फिर क्रिकेट की अंडर 19 टीम ने वर्ल्ड कप जीता। इनफैक्ट भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जब लाल किला के परिसर से मंगल मिशन की बात की तो साफ था कि भारत इकोनॉमिक पावर के साथ साथ स्पेस पावर बनने का भी जोड़ सकता है। इसरो ने हाल ही में अपने 100वें अभियान की शुरुआत कर एक नया कीर्तिमान रचा तो सुनीता विलियम्स ने 15 अगस्त के दिन इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में तिरंगा लहराकर पूरी दुनिया को ये संदेश दे दिया कि दुनिया के नक्शे पर भारत की एक अलग ही पहचान है। ये तो बात हुई आसमान में बढ़ते भारत के वर्चस्व की। अगर भारत की मेट्रो सिटीज और रूरल एरिया की बात करें तो आपको एक अलग ही भारत नजर आएगा। वो भारत जो तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सबसे कम दाम में टैबलेट बनाने की बात हो या फिर कार बनाने की, भारत की टेक्नोलॉजी रोज नए नए आयाम रच रही है। वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनीज का भारत में आना इस बात का सबूत है कि देश में अपर क्लास के साथ साथ मिडिल और लोअर क्लास की परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है। भारत निर्माण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मिड डे मील, ये सब वो योजनाएं हैं जिसने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को एक नई पहचान दी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक पिछले 20 सालों में पहली बार रूरल इंडिया की परचेजिंग पावर अर्बन इंडिया से ज्यादा है। यह आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि भारत के गांव भी भारत के शहरों की तरह तरक्की कर रहे हैं। ये तो बात हुई भारत के ग्रामीण क्षेत्र की। अगर भारत के शहरों की बात करें तो सबसे पहले मेट्रो रेल की याद आती है, जिसने दिल्ली की ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह बदल दिया और धीरे धीरे इसका विस्तार दूसरे शहरों में भी हो रहा है। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स भारत के शहरों की पहचान बन चुके हैं। बैंगलोर और पुणे जैसे आईटी हब्स ने इंडियन अर्बन डेवलपमेंट को नई पहचान दी है। लगभग हर बड़ी इंटरनेशनल कंपनी आज भारत में अपने पैर जमाए हुए है और ये सब इतना बताने के लिए काफी है कि भारत तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। समस्याओं की बात करें तो भारत में सिर्फ बिजली, पानी और सड़क ही नहीं बल्कि और भी समस्याएं हैं जिससे रोज भारत के आम नागरिकों को जूझना पड़ता है। सबसे पहले मोटे तौर पर देखते हैं कि भारत के नागरिकों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महंगाई, आंकड़े पिछले 2 सालों में भारत का इन्फ्लेशन रेट करीब 7% रहा है। कच्चे तेल के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। समस्या, पेट्रोल के दाम बढ़े, सब चीज महंगी हुई, इनकम उतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने से चीजों की क्वालिटी भी गिरी, लोगों की परचेजिंग पावर भी कम हुई। नतीजा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, कुपोषण की समस्या। भारत में 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चे अंडरवेट हैं। कुपोषण के चलते बच्चे मलेरिया, डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। शिक्षा के गिरते स्तर की समस्या, भारत में शिक्षा के हर क्षेत्र में काफी असमानताएं हैं। देश में साक्षरता दर करीब 64% है, उसमें भी महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुकाबले काफी कम है। भारत के गांव और शहरों में शिक्षा के स्तर में काफी फर्क है। भारत के कुछ राज्यों में साक्षरता दर ज्यादा है तो कुछ राज्यों में काफी कम। स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में जमीन और आसमान का फर्क है। देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी सुधार की जरूरत है। भ्रष्टाचार, आप ये कह सकते हैं कि सभी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर स्तर पर एक आम नागरिक को इससे जूझना पड़ता है। राशन कार्ड बनवाने से लेकर लाइसेंस बनवाने तक हर स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के मुताबिक 178 कंट्रीज में से भारत 98वें स्थान पर था। यानी भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। गरीबी की समस्या, सबसे आखिर में हम उस समस्या की बात करते हैं जिसकी जड़ से निकलकर हर समस्या पैदा होती है। अगर सरकार सिर्फ गरीबी दूर करने पर भी ध्यान दे तो देश की आधी समस्याओं की समाधान खुद ही मिल जाएगा। हालांकि देश की कितनी फीसदी जनता गरीबी रेखा से नीचे जी रही है, ये बड़ी बहस का मुद्दा है। फिर भी सरकार के मुताबिक करीब 30% जनता गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। वहीं 2011 की वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 37% जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है। साफ है कि अगर गरीबी की समस्याओं को ईमानदारी से दूर किया जाए
तो देश की पॉपुलेशन के एक बड़े हिस्से को इसका फायदा पहुंचेगा। सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं जिनके तहत गरीबों को रोजगार और लाभ मिलता है। सरकार कोशिश करती है गरीबों को काबिल बनाए और लोग उसमें से ही अपना छोटा फायदा निकाल लेते हैं। हमें चाहिए कि सब लोगों को जागरूक किया जाए उस बड़े विकसित भारत के सपने के बारे में जो हमारे नेताओं ने देखा है। जरूरतमंदों को खाना मिले तो कहते हैं ना, भरे पेट के चलते तो शैतान भी दिमाग में नहीं आता। क्यों कोई गलत काम करेगा अगर उनकी भूखी मिटी हुई हो तो। आज भी हमारे इर्द गिर्द ऐसे कई लोग हैं जो अपनी मजबूरियों की वजह से अपनी जिंदगी में गरीबी और भूखमरी की समस्या झेल रहे हैं। सरकार ने जिनके लिए योजनाएं बनाई हुई हैं, पर बीच के कुछ खुदगर्जों की वजह से न सरकार उन तक पहुंची न वो सरकार तक, और वहीं रुक गया भारत का विकास। आंदोलन के रास्ते ही देश को आजादी मिली। आजादी के बाद भी कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन हुए जिन्होंने देश को नई दिशाएं दी। लोगों को लगा कि परिवर्तन का एक रास्ता ये भी है, लेकिन हाल ही में कुछ लोगों के समूह ने आंदोलन को ब्लैकमेलिंग का जरिया बना लिया है। देश के करोड़ों लोगों के इमोशंस को ढाल बनाकर आंदोलन के जरिए अपना उल्लू सीधा करने वालों की देश में एक नई जमात पैदा हो गई है। ये लोग भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कहने को तो ये लोग सभ्य समाज के लोग हैं, लेकिन सभ्यता के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाना ठीक नहीं। आंदोलनकारियों की ये एक नई जमात देश में भ्रष्टाचार की बात तो उठा रही है, लेकिन ये खुद भ्रष्टाचार में सिर से पांव तक डूबी है। ऐसे समूह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक बड़ा खतरा है। ये लोग हर बात पर आपत्तिजनक बयान देकर मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने की जुगत में रहते हैं। इनकी ना नीतियां साफ होती हैं और ना नियत। राजनीति में घुसने की एक महत्वाकांक्षा ये लोग ऊपरी तौर पर समाज सुधार की बात करते हैं, लेकिन सामाजिक सुधार की आड़ में ये लोग अपना सुधार करने की कोशिश में हैं। भले ही आंदोलनकारियों की ये जमात पारदर्शिता की बात करती हो, लेकिन इनके आंदोलन के लिए पैसा कहां से आता है ये साफ नहीं है। ये लोग खुद संपन्न परिवारों से हैं और यही वजह है कि गरीब जनता को झूठे सपने दिखाने की फिराक में रहते हैं। खुद को रहनुमा बताने वाले इन लोगों पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। आंदोलनकारियों के ये समूह कभी राजनीतिक पार्टियों के साथ एक मंच पर दिखते हैं तो कभी उन्हें ही कोसते हैं। काला धन और भ्रष्टाचार जैसी बड़ी बड़ी बातें करने वाले इन लोगों की अपनी संस्थाएं ही लूट का अड्डा बनी गई हैं। कहने को तो ये एक टीम की तरह काम करते हैं, लेकिन जनता के नेतृत्व करने का दम भरने वाले इन लोगों में आपसी मतभेद समय समय पर सामने आते ही रहते हैं। ऐसे आंदोलनकारी या ये कहें कि आंदोलनकारियों की वेश में बहरूपी है, गलत आंकड़े पेश कर जनता के बीच नेताओं की छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं। ये देश सुधार की बात करके आंदोलन की शुरुआत करते हैं, फिर धीरे धीरे आंदोलन की आड़ में राजनीति शुरू कर देते हैं। इन चंद समाज के ठेकेदारों की वजह से जनता का आंदोलनों पर से विश्वास उठता जा रहा है। जनता आज खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। कल तक ये लोग आंदोलन के जरिए बदलाव की बात करते थे और आज ये राजनीति के जरिए परिवर्तन की बात करते हैं। यही आंदोलन एक बहाना था, असली मकसद साथ में बैठकर मलाई खाने का है। ऐसे आंदोलनकारियों की जमात देश के लिए एक बड़ा खतरा है। सड़कों पर ढूंढ करने वाले ये लोग काले धन का राग अलापते हैं और सरकार की निंदा करते हैं, लेकिन कभी इन लोगों ने गरीबों के हक की बात की नहीं की। कभी मजदूर के हक के लिए ये आगे आए नहीं आए। कभी गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर इन्होंने कभी आवाज उठाई नहीं उठाई। ये खुद अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, लिहाजा इन्हें गरीबों का दुख नहीं दिखता। ब्लैक मनी के लिए गवर्नमेंट को दोष देते हैं, लेकिन क्या जनता का यह फर्ज नहीं बनता कि वो ईमानदारी से टैक्स चुकाए और देश के विकास में योगदान दे। हम हर चीज के लिए गवर्नमेंट को दोष नहीं दे सकते। आखिर हमने ही उन्हें चुना है, एक बार नहीं 2 बार। इन लोगों को समझना होगा कि लड़ाई आपस में नहीं बल्कि साथ मिलकर लड़नी होगी। बात सिर्फ काले धन की नहीं है। हमारे देश में ऐसे हजारों एनजीओ हैं जिसमें विदेशों से फंडिंग होती है और विदेशी ताकतें इस फंडिंग के जरिए देश की शांति और सुरक्षा को भंग करती हैं। विदेशी फंडिंग से जानबूझकर ऐसे आंदोलन कराए जाते हैं जिससे भारत में अस्थिरता का माहौल पैदा हो और उसका असर भारत के विकास और अर्थव्यवस्था पर पड़े। वरना आप खुद अंदाजा लगाइए कि क्या इतने बड़े बड़े आंदोलन के लिए पैसा कहां से आता है। और जब गवर्नमेंट ऐसे ट्रस्ट की जांच की बात करती है तो उसे सरकार की साजिश बताया जाता है। इसके अलावा देश के सभी बड़े धार्मिक स्थलों पर रोज लाखों का चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन इस पैसे का क्या होता है इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं। जनता धर्म के नाम पर खुलकर दान करती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट किसी चीज का दाम 2 या 3 रुपए भी बढ़ा दे तो हाहाकार मच जाता है। सरकार तो अपना काम कर रही थी और कर रही है और करती रहेगी। अगर हमें लड़ना है तो अपनी सोच से।
जितनी हमें सरकार की जरूरत है उतनी सरकार को भी हमारी। हम उनकी योजनाओं, पैसे, लाभ का गलत फायदा उठाएंगे तो हम किसे धोखा दे रहे हैं? और जब चीजें बढ़ जाएं तो उंगली सीधी सरकार पर उठ जाती है। पर सोचने की बात यह है कि क्या हम उस विकास को भूल सकते हैं जो हमारी सरकार ने हमें दिए? अगर हम अपनी सोच बदलें और सरकार की मदद करें तो निसंदेह हमारा देश एक विकसित देश जरूर बन जाएगा। और आज जब ये विकास सोचने पर ही सपना सा लगता है तो कल हम खुद इसको सामने देख खुशी से मुस्कुरा रहे होंगे। सत्ता और जनता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहले के बिना दूसरा अधूरा है और दूसरे के बिना पहला। लोकतंत्र में जनता और सत्ता के बीच जितनी कम दूरी होगी उतना ही देश का विकास होगा। जनता और सरकार के बीच अगर संवाद हो तो जनता अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से सरकार के सामने रख सकती है और सरकार भी उन समस्याओं को समझकर उसके अनुरूप नीतियां बना सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार और जनता मिलकर एक बेहतर भारत का निर्माण कर सकते हैं। कैसे? आप भी देखिए, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में जनता ही होती है। ऐसे में जनता और सरकार को मिलकर देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए सरकार को और जनता को मिलकर काम करना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर जनता सही तरीके से सरकार को टैक्स चुकाए, सरकार योजनाओं पर ज्यादा खर्च कर सकती है। देश की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में भी जनता और सरकार मिलकर काम कर सकते हैं। जनता अगर ज्यादा सतर्क रहे और अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को दे तो क्राइम रेट में काफी गिरावट आ सकती है। इसके अलावा समाज में ऐसे कई सामाजिक कुरीतियां व्याप्त हैं जिसे जनता और सरकार के सहयोग से दूर किया जा सकता है। सरकार समय समय पर भ्रूण हत्या और लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं बनाती है। अगर इन योजनाओं में जनता का सहयोग मिले तो तस्वीर काफी हद तक बदल सकती है। भ्रष्टाचार आज देश के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। ऐसे में अगर जनता ये ठान ले कि वह रिश्वतखोरों को रिश्वत ना देकर उनका विरोध करे तो इससे रिश्वतखोरों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। और जनता अगर ज्यादा से ज्यादा आरटीआई का प्रयोग करे तो सरकारी क्षेत्र में ज्यादा पारदर्शिता बनी रहेगी। इसके अलावा ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको शुरू करने से पहले सरकार को जनता को विश्वास में लेना होगा और जनता इसमें सहयोग करे तो सरकार का काम और आसान हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर सरकार किसी भूमि का अधिग्रहण करना चाहती है तो उससे पहले वहां रह रहे लोगों को विश्वास में लेना होगा और ऐसे में जनता और सरकार के बीच आपसी सहयोग जरूरी है। यही अगर जनता और सरकार एक साथ एक रास्ते पर एक ही दिशा में चलें तो मंजिल आसानी से मिल जाएगी।